नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और मैं आ गया हूं फिर से आप सभी को बहुत सारी जानकारी देने के लिए, आपको नौकरी दिलाने के लिए। मेन बात तो वही है कि आप सभी को नौकरी मिले दोस्तों, यही मेरी परम इच्छा है और इसी वजह से ये चैनल मौजूद है। और इस चैनल पे आप देखोगे मैं सिर्फ ये नहीं कि वैकेंसीज बता के चला जाता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि आपको जागरूक भी करूँ कि कोई नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है। बहुत तरह के कमेंट मेरे पास आते हैं, उन कमेंट्स के मैं जवाब भी देता हूँ जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई कमेंट करें तो आप एक बार उस नौकरी को लेकर के सबसे छोटे तबके के लिए सोचें, सबसे गरीब व्यक्ति के लिए सोचें कि अगर उस गरीब व्यक्ति के हाथ में वो 4,000 5,000 की ही जॉब सही वो लग जाए तो वो उससे कितनी इतनी लाइफ बना सकता है। समझ गए? इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि कोई नौकरी छोटी नहीं होती है और कम से कम आप तो उसे छोटा मत देखें। आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपको कई चीज़ें हो सकता है कि ऐसी लगे भाई, जहाँ हम खड़े होते हैं ना वहाँ से जब हम नीचे देखते हैं तो लगता है सब कुछ आसान था। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से नीचे आपको आसान ही लगेगा, लेकिन आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से ऊपर आपको कठिन लगेगा। ये बात समझ में आ गई? मान लीजिए कभी आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको आईएएस का एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए आईएएस का एग्ज़ाम एक पहाड़ के समान है। समझ गए? लेकिन जो आईएएस बन गया है, उसके लिए आप ज़रा नीचे देखने के लिए बोले तो उसके लिए आईएएस के लिए अब आप नीचे के कितने भी एग्ज़ाम दिखा लो, वो सारे उसके लिए छोटे हैं। उसके लिए आईआईटी छोटा है, उसके लिए आईआईएम छोटा है, सब कुछ छोटा है। समझ गए ना? लेकिन जिन्होंने वो चीज़ नहीं पाई उनके लिए वो भी बड़ा हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? है ना? भाई जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो हज़ारों में कभी ध्यान देगा? कभी ध्यान नहीं देने वाला, वो लाखों में भी ध्यान नहीं देगा। जिसके पास 1,000 की संपत्ति है वो कभी भी 100 200 पर ध्यान देगा नहीं, वो ध्यान देगा उससे ऊपर वाली चीज़ों पर। समझ गए? तो बात है कि हमारी स्थिति जहाँ पर होती है ना, हम हमेशा उससे नीचे की चीज़ों को कम समझते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सबसे छोटे तबके द एंड पर्सन के बारे में सोचिए कि अगर उस बेचारे के पास, जिसके पास अभी शेल्टर तक नहीं है, रोड में वो पड़ा हुआ है ना? उसको भी लगता होगा कि मुझे कम से कम डेली बेसिस पर कुछ तो मिल जाए। उसको तो आप अगर ये बोल देंगे भैया मैं तेरे को 3 महीने जॉब दूँगा, टेम्परेरी रहेगी, लेकिन मिल जाएगा तेरे को ₹1000, वो चुपचाप राज़ी हो जाएगा। समझ गए ना? कहने का मतलब कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं होते ना, आप बहुत क्लियर होते हैं। जब आपके पास सुविधाएँ आ जाती हैं ना, सुविधाएँ, कम्फर्ट ज़ोन जब आपके पास होता है ना, तब आपके पास चॉइसेस होती हैं और चॉइसेस इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती हैं। चॉइसेस ऐसी कि जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान होगा ये दोस्तों कि आपको ये लगेगा, अगर मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, एसी पंखा के नीचे बैठे हैं, पापा तो कमा ही रहे हैं, माया पापा कोई ना कोई तो कमा ही रहे होंगे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। कैसे ऑप्शन? आप बड़े सपने मालूम है सपने ना किसके ये सपने, आधे से 99% लोग सपने ये जो देखते हैं ये उनका है जिनके पास बेसिक चीज़ें हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को छोड़ दीजिए, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दम पर ही अपने सपने देखे थे। आपकी तरह वो घर पर बैठ कर के सपने नहीं देख रहे थे। वो बाहर काम कर रहे थे, उन्हें मालूम था कि मैं इतना कमा लूँगा जिससे मुझे ये काम हो जाएगा। उन्हें ये मालूम था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और स्कॉलरशिप के दम पर मैं अपनी वो सब कुछ कर लूँगा। वो अपने पापा पे डिपेंड नहीं थे। लेकिन अभी आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बढ़िया चाय, कॉफ़ी आ रही है, माँ लेकर के आ रही है, आप बढ़िया बिस्तर पे बैठे हैं, एक टेबल जमी हुई है, उसमें आपने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आप ऐसे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप घर में बैठे-बैठे है ना लैपटॉप के पीछे और आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं, है ना? और बहुत सारी चीज़ें ऐसी-ऐसी बोल जाते हैं। नहीं, देखिए ये आपका काम नहीं है। आपका काम है आपको ये देखना है कि आप कहाँ फिट बैठते हैं। आप किसी दूसरे की नहीं सुनेंगे, ठीक है? और ना आप किसी को दूसरे को सुनाएँगे जब तक आप खुद उस काबिल नहीं हैं तो। समझ गए मेरी बात? जब तक आप सामने वाले की स्थिति, उसकी सिचुएशन ना जान लें कि वो किन चीज़ों से जूझ रहा है, तब तक उसे बरगलाइए मत कि ये जॉब छोटी होती है, ये जॉब बड़ी होती है। इससे कुछ लेना-देना नहीं है। ये सारा निर्णय उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लाइफ़ के एक्सपीरियंस वो खुद से सीखेगा जो उसे सीखना होगा। किसी और के बताए हुए एक्सपीरियंस से उसे क्या सीखने को मिलने वाला है? कुछ भी नहीं सीखने को मिलने वाला है। ख़ास तौर पे करियर के मामले में तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है? तो बस दोस्तों यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कभी भी किसी पर डिपेंडेंसी मत दिखाइए करियर के मामले में। खुद चलिए, खुद अपने उस चीज़ को देखिए, सतर्क रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है कि भई देखिए सेफ आपको खेलना है ना? सेफ ही आपको रहना है, ठीक है? सबसे पहले सेफ्टी कम्स फर्स्ट। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी ऐसे इंसान के हद पे चढ़ जाएँ जो लूटता हो या मतलब बरगलाता हो या आपको भड़का दे या ऐसा कुछ हो जाए। आपको बचना है, इधर आईक्यू आपके पास होना चाहिए कि कौन क्या कैसी बातें कर रहा है, ठीक है? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा जागें, अपने भलाई के बारे में सोचें, ठीक है? आप पहले आते हैं, दूसरे बाद में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, कई लोग को मेरी बात ये भी बुरी लगे कि दूसरे पहले नहीं आते। ध्यान सुनिए, जब इंसान खुद खुश होता है ना, तो 4 आदमी को खुश कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद खुश नहीं है ना, तो 4 आदमी को खुश करने में उसके अंदर की ताकत नहीं आएगी और अगर वो ऐसा कर रहा है, तो वो ताकत बहुत कम होगी।
वो ताकत बहुत कम होगी, थोड़े समय के लिए खुश कर पाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने में वापस लौट जाएगा। समझ गया ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले अपने आप को ही बनाइए। जब आप पहले अपने आप को बना लेंगे ना, तब आप 4 लोगों को खुश कर पाएंगे। तो आपने देखा नहीं शादी का नियम क्या था? यही होता था ना, लड़की उसी के हाथ में सौंपी जाती थी जिसके हाथ में सरकारी नौकरी है। तो इस बात का क्या, ये क्या बताया जा रहा था आपको? आपने इस चीज़ का बड़ा हौवा बना दिया, लोगों ने रील वायरल कर दी कि जब सरकारी नौकरी होगी, और लड़के भी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, अरे कि ठीक है तू मतलब प्यार को छोड़ रही है और सरकारी आदमी है ना, मतलब तू तो बड़ी सेल्फिश है। अरे क्या सेल्फिश है? ये क्या बात हुई? ये तो बहुत गंदी बात है। ध्यान सुनिए, लक्ष्मी हमेशा ताकतवर के पास होती है। ये बात आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए। ठीक है ना? लक्ष्मी के पीछे मत भागिए। इसीलिए कहते हैं ना, पैसे के पीछे नहीं भागना है आपको, वो तो आपके पास आ जाएगी जब आप ताकतवर बन जाएंगे। और ताकतवर बनेंगे जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे। समझ गए? जो ताकतवर होता है उसके पास लक्ष्मी भी रहती है, उसके पास नौकर चाकर सब होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो समाज की भलाई कर सकता है। समझ गए ना? ऐसे लोग के पास होती है लक्ष्मी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना था आपको, है ना? आप नारायण का देखिए जरा ध्यान से कि नारायण क्या चीज़ बता रहे होते थे, है ना? नारायण अपने पर ध्यान देते थे। ठीक है? और वो इतने पावरफुल थे, सिर्फ लक्ष्मी इनके पास होते थे। आप सबके पास वो लक्ष्मी हो सकती है। बस करना ये है कि आपको अपने पे ध्यान देना, बजाय इसके कि इधर उधर की चीजें करने के लिए। ठीक है? अपने बढ़ने के लिए ध्यान दीजिए, किसी चीज में कमियां मत निकालिए, जितनी उसे कोशिश करिए कि उसमें से आप अच्छा ही निकाल सके। दोस्तों, आज फिर इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि लोक सेवा आयोग, उन्होंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की जो पोस्ट है वो निकाली है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, है ना? मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इस पोस्ट का नाम है, ठीक है, पोस्ट का जो नाम है, पोस्ट नेम है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये 2023 की भर्ती है, और जो टोटल पोस्ट है ना, वो 64 के पास है। अच्छा, इसमें बता दूं मैं, क्योंकि झारखंड 50% आरक्षण देता है महिलाओं को, तो 50% ऑफ 64 सीट्स इज रिजर्व्ड फॉर वोमेन। ठीक है? महिलाओं के लिए भैया जो है रिजर्व रहती है। अब 64 का आधा कर दीजिए, सीधी बात है, कितने हो गए? 32 पोस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व कर दी गई। क्लियर रहती बात है? फीस की मैं आपको जानकारी देता हूँ कुछ। देखिए, फीस जो है वो 600 रुपये है। किसके लिए है वो भी बता रहा हूँ अभी। और कुछ लोग के लिए 150 रुपये भी है ना? और कुछ लोग के लिए बिल्कुल फ्री है। ठीक है? फ्री किन के लिए है और 150 किसके लिए? 150 है भैया आपके SC और ST के लिए। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क मतलब जो दिव्यांग जन है हमारे, जिनकी दिव्यांगता जो है वो 40% मिनिमम होनी चाहिए। 40% सर्टिफिकेट बनता है, सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, वो ध्यान रखना है। अच्छा, ये जितना भी आरक्षण है जो मिल रहा है, देखिए ये जो 150 रुपये, ये आरक्षण की वजह से मिल रहा है। समझ गए ना? तो आपको ध्यान रखना है, अदर स्टेट के SC ST के लिए आरक्षण नहीं है, सिर्फ झारखंड में रहने वाले, यानी कि अगर आप SC ST हैं और आप मूल निवासी हैं, आप क्या हैं? आप मूल निवासी हैं झारखंड के, आप SC ST हैं, तो मूल निवासी प्रमाण पत्र और आपके जो झारखंड ने आपको बना करके दिया होगा जाति प्रमाण पत्र आपके SC ST का, वो आपको बताना है। SC OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस होती है जो अत्यंत होती हैं, जो दूसरी वाली, ठीक है ना, इनके लिए भी 600 ही है। ठीक है? देखिए, ये OBC वालों के लिए 600 ही है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है, ये जनरल कैटेगरी वाले होते हैं ये भी, और जनरल जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए तो है ही है भैया। तो ये यहाँ से देख लीजिए, इनके लिए 600 रुपये की ही फीस है। SC ST को 500 150 रुपये की फीस है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को इनकी फीस है। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ, जो आपका OBC SC ST का और जो सर्टिफिकेट है, वो वाला सर्टिफिकेट होगा जो झारखंड ने आपको बना के दिया होगा। ठीक है? सेंट्रल लेवल का जो फॉर्मेट होता है ना, सेंट्रल लेवल का जो फॉर्मेट होता है वो मान्य नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना? यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट, जो फॉर्म आता है ना, जो आपका फॉर्म भरवाते हैं ना, जो आप दिखाते हो कागज कि मैं OBC का हूँ, है ना, बैकवर्ड क्लास में जाता हूँ और ये सब, और उसमें भी कौन सा वाला, नॉन क्रीमी लेयर वाला अगर है तो, क्योंकि OBC का आरक्षण उन्हीं को मिलता है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपकी मेरे? है ना? तो वो वाली बात है, तो ध्यान रखिएगा, ये आरक्षण सिर्फ OBC SC ST सिर्फ जो झारखंड राज्य के हैं उनके अंदर आते हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई SC ST मध्य प्रदेश का है, कोई SC ST यूपी का है, कोई SC ST बिहार का है, उसके लिए झारखंड जनरल कैटेगरी है ना? अगर बाहर राज्यों के जो SC ST वाले OBC वाले हैं, अगर वो झारखंड में जाकर के इन 64 वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एज अ जनरल कैटेगरी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? एज अ जनरल कैटेगरी वो अप्लाई करने वाले हैं। क्या बात क्लियर होगी? ठीक है। फॉर्म अभी जो है
मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 26 जुलाई है। अब इसका मतलब क्या, देखिए दोस्तों, 27 है ना, 27 जून से, 27 जून 2023 से आप एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है ना, एप्लीकेशन को भर सकते हैं। पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन ही आपको फीस वगैरह सब सबमिट कर देनी है। 27 जून से, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब आज 22 जून है, ठीक है ना, आज 22 जून है और मैं बोल रहा हूँ आपको 27 जून, मतलब आज से 5 दिन के बाद इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पे मैं करता ही क्या हूँ, मैं दिन भर वेबसाइट झांकता रहता हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए नौकरी ढूंढता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ कहीं से करके आपको मैं इस चीज़ें बता सकूँ, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान है। वैसे अगर आप मुझे जानना चाहें कि मैं प्रोफेशनली क्या करता हूँ, तो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि टीचर होने के नाते मेरा सबसे पहला काम ये है कि देखिए मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, है ना, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़ा रहा होता हूँ वहाँ पे, 12th तक के बच्चों को पूरा। तो मैं उनमें कैरियर की काउंसलिंग डेवलप करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो तो मैंने उन्हीं को ध्यान में रख करके बनाया था, पर ठीक है, बाकी सबके काम आ जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ कि वो अभी से जितने बच्चे मेरे पास 9th के हैं, 8th के हैं, है ना, यहाँ पर पढ़ते हैं मेरे पास, मैं भोपाल में पढ़ाता हूँ पहली बात तो, यहाँ जितने ही बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये सुविधाएं मैंने शुरू करी हैं ताकि वो छोटे स्तर पर ही 6th 7th 8th के ही बच्चों को, आप मेरे पास जो बच्चे हैं उनको मैंने इतना नॉलेज दे दिया कि आपको किस कैरियर में जाना है। मैं चाहता हूं कि वो अपना कैरियर सच में पहले चुन करके बैठे कि भाई अगर आपकी आईटीआई वेल्डिंग भी करनी है, तो आपने देखा होगा मैंने वो तक वीडियो डाला, मैंने उनके दिमाग को पहले ही बिल्कुल कचरे से साफ कर लिया कि बेटा इस दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और टेम्परेरी बेसिस या फिर परमानेंट बेसिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया में कोई सरकारी या कोई प्राइवेट नहीं होता। नौकरी से मतलब है नौकरी करना है बेटे। उनके लाइफ आप ध्यान दीजिए, उनके पास टेंशन नहीं है, उनके माता पिता के पास टेंशन नहीं है। मैंने हर किसी की काउंसलिंग करके रखी हुई है, मैं अपनी तरफ से पूरा जोर दे रहा हूँ ताकि क्या है ना, मैं उन यूथ की पोटेंशियल को खराब ना होने दूं। तैयारी के नाम पर आप 4 4 साल बिता देते हो, 4 साल आपकी उम्र घट गई आपकी, इसे घटना ही कहेंगे मतलब घटने मतलब एनर्जी आपकी घट गई। भाई जो आप 22 साल में जितने एनर्जेटिक होते हो ना, उतने आप 26 साल में एनर्जेटिक नहीं हो सकते। जितने आप 26 साल में होते हो, उतने आप 30 साल में नहीं हो सकते। जितने आप 30 साल में होते, 35 साल में नहीं हो सकते। इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि एक समय के बाद उन बच्चों को अपने जीवन के साथ खिलवाड़ लगेगा। मुझे मालूम है कि आगे की दुनिया डिजिटल में ज़्यादा होने वाली है, इसीलिए मैंने उन्हें डिजिटल के सारे कैरियर्स के ऑप्शंस बता दिए कि बेटा ये पढ़ोगे तो यहाँ जाओगे, ये पढ़ोगे तो यहाँ जाओगे, इसमें से इतना कमाओगे, इतनी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। और इतना ही नहीं, मैंने उस कैरियर का भविष्य भी उन्हें बताने की पूरी कोशिश की हुई है कि भैया मान लीजिए डिजिटल है बेटा, लेकिन कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं, कहाँ तक तुम्हें अपनी सीमाएं रखनी है, कहाँ तुम्हें उससे पार नहीं जाना है। मैं इतनी बातें करता हूँ, पढ़ाई के अलावा ये बातें कोई नहीं करता है, खासतौर पे छोटे बच्चों से। उन्हें लगता है कि छोटे बच्चे कम दिमाग, ऐसा नहीं है। आपने कैसे सोच लिया उनके दिमाग का पोटेंशियल, मतलब दिमाग के पोटेंशियल कब लॉक होते हैं आपके हिसाब से? ये मतलब जब मैं 21 22 साल का हो जाऊंगा और जब मैं ये होगा नहीं। मेरी पढ़ने की अगर आदत हो चुकी है, मैं अगर 12 साल का हो गया हूँ और चीज़ें अगर मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे पापा सरकारी नौकरी में कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी वजह से मैं पल पाया, ये हो पाया वो पाया, मैं जान रहा हूँ। ऐसे ही मेरे भाई हैं, कुछ हैं, ये हैं, मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, जो भी हैं, वो पर प्राइवेट नौकरी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं और पाल डाला है। तो फिर फर्क क्या है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। पेंशन इसलिए सरकार ने बंद कर दी थी पहले। समझ गए आप मेरी बात? तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया, आप भी कुछ ऑब्जर्व करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी आदमी है तो बहुत ज्यादा पाल लेता है, प्राइवेट आदमी तो कम पाल लेता है। बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने देखा सब बराबर पाल रहे थे। मेरे किसी भाई बहन में मैंने कोई फर्क नहीं देखा कि मैं मुझे अलग से ट्रीटमेंट मिले क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिस में थे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्लियर है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने अंदर से मिथ निकालिए, ठीक है, मेहनत करिए। ये कहने का मतलब ये है कि सरकारी इसलिए मत करिए क्योंकि आपको आराम से कोई कुर्सी तोड़नी है, इसलिए करिए क्योंकि अगर आपको कुछ भलाई वलाई करने पहुंचना है तो अच्छी बात है। और मैं सही बताऊं तो भलाई तो भैया एनजीओ भी कर रहे होते हैं, तो भलाई ही एक कारण नहीं हो सकती आपके सरकारी और प्राइवेट के डिफरेंशिएट करने के लिए, उनके बीच में अंतर करने के लिए तो मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। आखिर आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। समझ गए? मेरे सवाल का जवाब ढूंढिए कि आपको वाकई नौकरी क्यों करनी है। किसी के दिमाग में सरकारी है तो क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आधे से ज़्यादा लोगों को देखो शादी करने के लिए उनको सरकारी नौकरी चाहिए ताकि सुंदर लड़की मिल जाए। मैं कहता हूँ चलो मिल भी गई तो फिर उसके बाद क्या? कितने दिन आपकी पूछोगी? कौन, मैं पूछने आऊँगा अरे यार आपकी वाइफ तो बहुत सुंदर है, कमाल हो गया। 10 साल बाद में आपने पूछने आऊँगा आपकी वाइफ तो कमाल है, बहुत सुंदर है। कोई पूछता है कहीं देखा है आपने ऐसा? कहीं ऐसा नहीं होता। प्लीज़ जागिए, थोड़ी सी बेवकूफ़ी कम करिए। किसी और बंदे को ये देख करके क्योंकि वो बिल्कुल बेकार दिखता था, उसको एक सुंदर वाइफ मिल गई और वो इसलिए हो क्योंकि वो सरकारी नौकरी में था। आपको इस ये मोटिवेशन है क्या? ये कोई मोटिवेशन हुआ क्या कि कोई गंदा दिखता उसको एक बढ़िया गोरी सुंदर पत्नी मिल जाए, ये है क्या? और मैं तो उन गोरी सुंदर लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ भैया, आप ये कर ही क्यों रहे हो? आप खुद ऐसी कोई जॉब करो कि आपको चुनना पड़े कि लड़का मैं चुनूंगी, मैं बताऊंगी कौन लड़का मेरे लायक है, कौन लड़का मेरे लायक नहीं है। मैं चुनूंगी कौन सुंदर होता है, कौन सुंदर नहीं होता है। समझ गए? पता है आपकी कमजोरी की वजह से माता पिता ऐसे किसी लड़के से आपकी शादी करवा देते हैं जो अच्छा नहीं दिखता होगा या शायद आपको पसंद ना हो। अच्छा दिखना वगना मैं नहीं मानता ये सब।
समझ गए? भगवान ने बनाया है, भगवान के दिए हुए रूप हैं, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है, उससे बिल्कुल देना नहीं, हमारे लिए सब समान होते हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इस बैरियर को तोड़िए ना। लड़कियाँ क्यों बैठी हैं पीछे बैकग्राउंड में, क्यों जा रही हैं वो? वो क्यों आज भी कई लड़कियाँ आप देखोगे इसी बात पे हैं कि अरे करना ही क्या है, एक दिन तो शादी हो ही जानी है, वो करना। मैं बोलता हूँ ये सब क्या सोच रहे हो यार? अब अभी भी सोचना है, अब फिर मत बोलना बाद में, दोष मत देना किसी को, क्योंकि अब तो आपको सरकार ने भी इतनी स्कीमें निकाल दी कि आप फ्री पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए जरा, आपको 32 पोस्ट आपको मिली हुई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं किसी का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे मालूम है कईयों को शायद ये बोर लगने लगे, लेकिन मुझे मालूम है कईयों को ये काम की बात लग रही होगी। तो मेरा उनसे लेना देना है जिनको ये काम की बात लग रही है। ठीक है, ये फॉर्मेट, ये जो यहाँ पे वैकेंसी खुली, मैं तो रोज बता रहा हूँ आपको, लेकिन उससे हट के जो कमेंट्स आते हैं ना दोस्तों, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। और ये जवाब क्या है ना, मैं वहाँ पे टाइप करता हूँ तो दिक्कत होती है, तो यहाँ पर मैं उसे बोल पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ, देखिए ओपन माइंडेड का मतलब यही होता है कि आपको नौकरी करनी है ना, बी द वन हु चूज, है ना, ऐसा बनिए जो चूज कर सकता है। समझ गए? आप चुनिए ना, दूसरे को मौका क्यों दे रहे हैं कि वो आपको चुने? ठीक है, आपको पसंद नहीं, आप देखें ना कितनी शादियां हो रही है, बर्बादियां क्यों हो रही है भाई, इतने तलाक क्यों हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं। आज से ज्यादा तलाक तो सिर्फ यही एक वजह हो जाती है कि यार वो तो फोटो में कुछ और था, कुछ और था। नहीं करो ऐसा यार, खुद चुनो, खुद काम करो। उस चुनने के लिए आपको पावर चाहिए। मैंने क्या बोला इस वीडियो की शुरुआत में, मैंने वो बात कही थी आपसे, पावर आपके पास होगी तब जब आपका ध्यान होगा आपके पास। अब आप चाहे लड़का हो या आप चाहे हो लड़की, अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ आप खुद कंट्रोल करें, है ना, तो आपको पावर इकट्ठी करनी पड़ेगी, और वो पावर मिलती है आपको नौकरी से। इसीलिए सारी स्कीमें होती है। यही देखिए यहाँ पर सरकार क्या चाहती है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको। सरकार ने क्या बोला, जितनी पोस्ट हम खोलेंगे उसमें आधी पोस्ट हम महिलाओं को देंगे। सरकार आपके पीछे पड़ी है कि आपको अब आगे बढ़ाया जाए। सरकार आपको चाहती है कि आप पावरफुल बन जाए। ये देखिए, लेकिन आप इस मैसेज को नहीं समझ पाएंगे। आपको लगेगा अरे बढ़िया, चलो आधी पोस्ट है भाई लड़कियों के लिए, खुशी मनाओ। ये खुशी मनाने की बात है, साइंस समझिए पीछे की जरा। आपको समाज शास्त्र का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, समाज शास्त्र है। इसे समाज शास्त्र कहते हैं, समाज का शास्त्र समझिए पहले तो। ये वो कहना क्या चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। आप बस कोई मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, रील भटका रहे हैं। अरे लड़कियों, अगर तुम एक भी रील देख रही हो ना, तुम गद्दार, तुम सबसे बड़ी गद्दार हो। तुम सबसे बड़ी गद्दार हो अगर तुम रील में अपना समय व्यतीत कर रही हो। रील को अभी बंद करो, इंस्टाग्राम अभी बंद होगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कॉपी किताब होनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। जो शिक्षित है वही पावरफुल है। ये मेरी बात लिख लो। और अगर तुम्हें पावरफुल बनना है, तुम्हें राजा बनना है, तुम चाहोगे, तुम चुनो, तो तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें फेसबुक, तुम्हें रील, तुम्हें कैफे, तुम्हें चाय, ये सब बिल्कुल की कैफे वैफे जाकर के तुम्हें फोटो वोटो खिंचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जब तक तुम बन नहीं जाओ। समझ गए मेरी बात? इतनी पावरफुल बनी है ना। दिखाइए कि समाज बहुत बदल गया है। तो जब एक एक लड़की उठेगी तब ऐसा होगा। ये नहीं होता कि भाई चार पांच लड़कियां हमारी देश की उठी और आईएएस आईपीएस बन गई और भला भला काम कर रही हैं, तो वो बहुत अच्छा हो गया, हमारा समाज बदल गया। नहीं भाई, मैं कहता हूं बाकी लड़कियां कहां हैं? मैं कहता हूं बाकी लड़कियां कहां हैं? वो क्यों नहीं उठ रही? जानती है वो क्या कर रही हैं? वो आपकी तरह रील देखती है। वो देखती है, ओहो ये देखिए, ये तो बढ़िया आईएएस बन गई, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अरे देखिए जरा, ये बढ़िया गांव में ये तो दूध दुहती थी भैया गाय की, और देखिए जरा आज इनने निकाल दिया, है ना। ये अरे वाह नीट निकाल दिया, अरे वाह आईआईटी निकाल। ये देखने के लिए आप बड़े हैं, किसी की वाहवाही करने के लिए पैदा हुए हैं। भगवान ने आपको इसलिए पैदा किया था। भगवान ने सबके अंदर वो क्षमता दी, सबके अंदर ईश्वरत्व दिया, है ना। सबके अंदर भगवान है, लेकिन वो खोज नहीं पा रहे। वो खोज नहीं पा रहे। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने कोई बहुत खोज लिया या कुछ कर लिया, कुछ नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ। अपने आप में हमेशा अकेला बैठ के थोड़ा सा समय बिताता हूँ, ताकि अपने आप को समझ पाऊँ। मैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं होगा, प्लीज़ ऐसा समझिएगा भी मत, है ना। बिल्कुल आपकी तरह नॉर्मल व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। आप तो वो कोशिश, अभी तो आप उस कोशिश से भी बहुत दूर हैं। अभी अगर आपने सुना ही ये पहली बार है, मतलब आप कोशिश से कितनी दूर होंगे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझिए, अपने आप में पावर लीजिए, आप चुनिए। ठीक है, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, सिर्फ लड़कियों के पक्ष में नहीं हूँ मैं, या सिर्फ लड़कों के पक्ष में नहीं हूँ, मैं दोनों के पक्ष में हूँ। मैं दोनों को साथ लेकर के चलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कोई किसी पर राज करे। बात साथ की है तो साथ का ही रहना चाहिए, है ना। गुलामी और राजगिरी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई किसी गुलाम नहीं होना चाहिए। लड़कियों को मैं ये कह रहा हूँ कि चुनने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को गुलाम बना लें, है ना। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने बराबरी की बात कही है, बराबरी होने दीजिए। बस अभी आप पहले पावर तो लीजिए। देखिए पावर का दो इस्तेमाल हो सकता है, या तो आप गलत करेंगे या तो आप अच्छा करेंगे। तो पावर लेकर के आपको अच्छा करना है, गलत करना है, ये आपकी इंट्यूशंस हैं, वो आपको बताएंगे, है ना। उसके लिए अपने आप को जानकारी रहना। और मैं ये बता दूं कि वो पावर भी बहुत समय तक नहीं रहती है। ठीक है, वो भी टेम्परेरी, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ टेम्परेरी, ये भी ध्यान रखना आप। तो कभी भी किसी को कुछ भी बोलने से पहले, गलत सलत या कुछ भी करने से पहले, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको समय बर्बाद किया तो उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ। मैं वापस से यहाँ पे बैक टू द गेम में वापस आते हैं और हम देखते हैं इसे। ठीक है, बात करना जरूरी था दोस्तों, इसलिए मैंने बात करी।
हिंदी में इस पोस्ट का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। ठीक है, कुल 64 पोस्ट है। ठीक है, इसका एग्जाम जो होगा भैया 3 लेवल पे होगा। मैं बता दूं आपको, एग्जाम जो है ना, वो 3 लेवल पे है। पहले आपका प्री का एग्जाम होगा। प्री में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर ए और पेपर बी, और दोनों में जनरल स्टडीज आएगी। ठीक है, दोनों में जनरल स्टडीज आएगी, और ये दोनों पेपर जो है आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। दोनों पेपर कैसे होंगे आपके? ऑब्जेक्टिव। जब आप प्री पास कर लेंगे तब आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है, अब मेंस भैया आपको मालूम है, जैसा मेंस होता है, पीएससी वाले हैं, ये मेंस होगा तो इसमें आपको एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है ना, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, वो आपको चुनना पड़ेगा। और एक बार अगर आपने चुन लिया तो उसको बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा आपके 2-3 पेपर इसमें होने, तो मैं उसके बारे में भी नीचे बताऊंगा, आपको चिंता मत करिए। जब मेंस हो जाएगा तब आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। ठीक है, और इंटरव्यू आपका जो है वो 50 नंबर का रहेगा। ठीक अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं, जो प्री है आपका, जो 2 पेपर हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों पेपर आपके 100-100 नंबर के होंगे। ठीक है, 100-100 नंबर के होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। 100-100 नंबर है और 100-100 क्वेश्चन भी है। तो इसमें पेपर ए में भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, पेपर ये जो बी है इसमें भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आपको पेपर ए के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे और पेपर बी के लिए भी 2 घंटे, मतलब प्री तो आपका अकेले 4 घंटे का हो गया भैया, बीच में गैप मिलेगा आपको, उसके बाद है। और दोनों ऑब्जेक्टिव है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ये ध्यान रखना है ना। और मेंस के बारे में तो मुझे नीचे आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर हम उसे नहीं बता सकते। ठीक है, ये आप पोस्ट दे सकते हो भैया, किसके लिए कितनी कैटेगरी वाइज बता दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे हैंडीकैप लोगों के लिए, जो ब्लाइंड है उनके लिए 6 पोस्ट है, डीफ एंड डम के लिए 7 है, जो लोकोमोटिव है, नहीं चल फिर पाते, वो 8 है, और जो मानसिक रूप से ऑटिज्म के शिकार हैं वो 9 है। ठीक है, ये इसका मतलब है। यहाँ देखिए 32 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बुक्ड है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, अच्छा यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या बोली जा रही है? जो रिजर्व अनरिजर्व है उनके लिए 34, जो एससी वाले उनके लिए 2, एसटी वालों के लिए 21, और ये जो बैकवर्ड, अत्यंत जो बैकवर्ड होते हैं वो ये हो गए, है ना। और BC2 में नहीं है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 6 हैं, इस हिसाब से 64 हो जाते हैं। और ये आपको यहाँ पे देखना है। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये मैंने आपको पहले सिखा दिया। वेतनमान आपका इतना रहेगा भैया, इतना ग्रेड पे आपका बनेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे देख लीजिए, मतलब काफी अच्छी सैलरी है आपको भाई। भाई पीएससी से जा रहे हो, मजाक थोड़ी, ऑफिसर हो भाई। पद भाई बिल्कुल परमानेंट है, ग्रुप बी में आता है ये। और परीक्षामान देखिए, जो आपकी ट्रेनिंग है, पीएससी वगैरह में ट्रेनिंग वैसे भी 2 साल की होती है, जो ट्रेनिंग है वो 2 साल होगी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है ना। और भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब वो आपकी डिग्री बीएससी की हो 3 साल वाली, है ना, या आपने बी किया हो या बी टेक किया हो, कुछ भी किया हो, सब चल जाता है यहाँ पर। ठीक है, और उम्र सीमा जो है वो मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, देखिए मिनिमम एज जो रखी गई है वो 22 साल मिनिमम। अब इसके बाद जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसके लिए, मैं वो बता देता हूँ। अगर आप जनरल वाले हैं तो जनरल वालों के लिए मैक्सिमम उम्र जो है 35 जाएगी। ठीक है, और जनरल में विकलांगों के लिए 45 हो जाएगी, इतना फर्क है। और ये जो ओबीसी वाले हैं, है ना, ओबीसी और बीसी मेल, ये मेल वाले, इनके लिए 37 साल। और अगर ओबीसी बीसी ये दिव्यांग में आते हैं तो इनके लिए 47 साल। और ओबीसी बीसी फीमेल, है ना, ओबीसी फीमेल और बीसी फीमेल, ये जो है इनके 1 साल बढ़ा दिया, 38 हो गया। ठीक है, और वहीं पे एससी एसटी के लिए जो है वो 40 वर्ष, और वही अगर आप दिव्यांग में आते हैं तो 50 वर्ष हो जाएगी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 35 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल जनरल के लिए तो ये मैंने बताया था आपको, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ये जनरल एक ही जैसे होता है। और अगर आप इसमें दिव्यांग जन में आते हैं तो फिर आपके लिए 45 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों जल्दी जल्दी से। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वर्षों की छूट मिली हुई है भैया। ठीक है ना, और अगर कोई कार्मिक है प्रशासनिक सुधार इन सब में लगा हुआ है, यानी राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जो लगातार 3 वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर चुके हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, मतलब अगर आप पहले से तब तो। लेकिन ध्यान सुनिए, जो पहले से काम कर रहे हैं कहीं सरकारी दफ्तर में, उन्हें एनओसी लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, है ना, अनापत्ति सर्टिफिकेट लगता है, वो लेकर के आना पड़ता है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो देखिए पहले आता है प्री एग्जाम, 200 अंकों का होगा। मैंने बताया आपको पेपर 1 पेपर 2 2 है, तो ये रहा पेपर 2 100 अंक, और पेपर 1 ये भी कितने का 100 अंक, 200 का हो गया टोटल आपके। पेपर 1 में आपसे वही जनरल स्टडी दोनों में ही आएगा, है ना, सामान्य अध्ययन ही आएगा दोनों में। तो पहले पेपर में भी आपको भैया भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भारत और विश्व भूगोल, अर्थ राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिक्स पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और फिर झारखंड का भी वही सब इतिहास भूगोल और इकोनॉमिक्स और संस्कृति सब पढ़ना है। पेपर 2 में आपको मिलेगा कि राज्य देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर वो, और सामान्य विज्ञान, इसमें किसी विशेषज्ञ से आवश्यकता की जरूरत नहीं है, बस सुशिक्षित व्यक्ति से जानकारी की अपेक्षा रखी जाती है, इतनी साइंस आपके पास होनी चाहिए। सामान्य मानसिक क्षमता है, ये वो सब होता है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव में वास्तुनिष्ठ है। 2 घंटे आपको एक पेपर का मिलेगा। ठीक है, तो टोटल 4 घंटे मैंने बता दिया। जो दृष्टिहीन अभ्यर्थी हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है दोनों पेपर में। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप निकाल लिए तो अब लिखित परीक्षा, आप देखिए क ख ग, इन 3 पॉइंट पे आपको सुनना है, ये मुख्य परीक्षा है, मेंस
हिंदी का पेपर होगा आपका 100 अंकों का। जो हिंदी है आपकी वो 10वीं कक्षा के से प्रमाणित है, और हिंदी का पेपर पूरी तरीके से क्वालिफाइंग होगा। ये मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। 10वीं कक्षा में जितनी हिंदी पढ़ी है ना आपने, उतने हिंदी का 100 अंक का पेपर होने वाला है। पूरा पेपर क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, 30 अंक आपको लाने पड़ेंगे। 100 अंकों का हो रहा है तो 30 अंक आपको लेकर के आने। 10वीं तक की हिंदी आपको पढ़नी है, इतना ध्यान रखना, उसका स्तर वही है। जो दूसरा पेपर है इसमें वो सामान्य अध्ययन का है। इसके 2 पत्र हैं यहाँ पे, फिर से बता सोचिए, वही सामान्य अध्ययन फिर से 2 पेपर है, मेंस में भी 2 पेपर है, और ये दोनों के दोनों 100-100 अंकों के हैं, यानी 200 का आपका ये हो गया। ठीक है, 100 का ये हो गया, देखिए 100 का ये हो गया हिंदी का पेपर, और सामान्य अध्ययन 2 पेपर होंगे तो 100-100 के दोनों होंगे, तो ये 200 का हो गया अकेला। और वैकल्पिक एक विषय आपको लेना पड़ेगा। वैकल्पिक विषय में जैसे गृह विज्ञान, होम साइंस हो गया, मनोविज्ञान हो गया, साइकोलॉजी हो गई, समाजशास्त्र में बता ही रहा था, दूसरा में समाज कल्याण, इनमें से कोई आपको एक चुन लेना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है इनमें से किन्हीं एक विषय का चयन अभ्यर्थी अपनी इच्छा से कर सकेंगे। वैकल्पिक विषयों के 2 पत्र होंगे। अब आपने जो भी इसमें चुना होगा, जैसे मान लीजिए गृह विज्ञान आपने चुना, तो इसके 2 पेपर होंगे आपको, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। ठीक है ना, प्रत्येक पत्र 200 अंकों का होगा। अब ये वाला भी 200 का है और ये वाला भी आपके 200 का है। तो आप देखिए टोटल जो आपका मेंस का पेपर है वो कितने का पड़ रहा है, ये 300 और ये 400, 700 का मेंस का पेपर है आपका। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अब साक्षात्कार मैंने आपको बताया था 50 अंकों का होगा, तो भाई इंटरव्यू है इसके बाद तो। ठीक है, तो याद रखना प्री मेंस और इंटरव्यू कैसे कैसे हुआ, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ठीक है, अच्छा अब इनने ये बताया है कि भाई देखिए जो अर्हता है पास होने के लिए, मेरिट लिस्ट में आने के लिए, वो किन किन पर डिपेंड कर रही है। तो भाई इनने बोला कि प्रारंभिक परीक्षा ने की प्री, और प्लस आपके जो मेंस है, ठीक है ना, इनमें न्यूनतम अर्हताएं की गणना प्रशासनिक सुधार राजभाषा की तरफ से जो न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक करना अनिवार्य है, मतलब जितना मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो कि बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको लेकर के आना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है ना। तो तत्पश्चात ही अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के प्री के नंबर पर आपका डिपेंड है, और मुख्य परीक्षा में जो हो रहा है वो, और उसमें हिंदी का मार्क्स छोड़ दिए। मेन्स में जो हिंदी है ना 100 नंबर की, उसको छोड़ दिए, उसमें 30 नंबर लेकर, उसके नंबर ही नहीं जोड़ रहे हैं, पहली बात वो क्वालिफाइंग है, हिंदी को छोड़ करके बाकी सब जुड़ रहा है, ध्यान रखना है। तो इसमें बताया कि कितने परसेंट आपको लाना है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के नंबरों को मिलाकर के, 40%। मैं कहता हूँ इस सब में आपको ध्यान क्या देने की जरूरत है भाई, है ना। आपको तो पूरा पढ़ के जाना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि इतना लाना पड़ेगा। तो पिछड़ा वर्ग के लिए 36% नंबर लेकर के आना जरूरी है, तब वो पास माने जाएंगे। नौकरी नहीं मिल रही है, पास माने जा रहे हो, ताकि अंतिम सूची जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें आपको देखा जा सकेगा। समझ गया ना, ये ध्यान रखना है। और ये सबके लिए यहाँ पे लिखा है, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए भी 40 है। अच्छा, जो दिव्यांगजन है भैया, उनको जब स्क्राइब की जरूरत, स्क्राइब मतलब क्या होता है, जो दिव्यांगजन होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, दृष्टि बाधित होते हैं, या कुछ भी दिक्कत होती है, तो उनके बिहाफ में कोई पेपर पढ़ने वाला होना चाहिए। तो ऐसा बंदा जिसको आप लेकर के आएंगे वो 12वीं कक्षा का होना चाहिए, है ना, अथवा इंटरमीडिएट यानी 10वीं का होना चाहिए, इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। स्क्राइब आपको स्वयं ही लेकर के आना होगा, ऐसे बंदे को खुद को ढूंढ करके लाना पड़ेगा आपको ही। ये दिव्यांगजनों के लिए है। अगर आप लेके आ पाते अच्छी बात है, नहीं लेकर के आ पाए तो फिर भैया गए काम से, क्योंकि ये सुविधा नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर इन्होंने साफ बोल दिया है। ठीक है, जो भी स्क्राइब आप लाएंगे तो भैया बनी बात है, उसका आवेदन पत्र ये सब आपको देना पड़ेगा। तो ये जब आप फॉर्म भरेंगे ना, जब जाएंगे ऑनलाइन बनने, वो आपको खुद बता देगा। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। और आरक्षण का लाभ भैया मैंने बता दिया, केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासियों को ही दे होगा, तो इसमें आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। समझ गए, है ना। और इसको भी जाने दीजिए, जाति प्रमाण पत्र वही है, निःशक्त का लाभ ये तो बता चुके हैं। और भैया देखिए, कुछ स्पोर्ट्स के कोटे से अगर आपको मेडल वगैरह मिला है तो आपको भाई बनी बात है, कुछ तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और कोई भी गलत जानकारी मत दीजिएगा, ये मैं बता दूँ आपको पहले ही। ठीक है, और परीक्षा शुल्क के बारे में तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि बाकी देखिए रंगीन फोटो ये सब तो मैं खैर आपको के ऊपर छोड़ रहा, जब आप ऑनलाइन भरने जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ आप खुद से ट्राई मत करिए, गलत भर देंगे, बेफालतू एक अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। रिस्क नहीं लेना, 100 रुपये वो भरने वाला लेता है एक्स्ट्रा यार, उसके पास जाकर के भर दीजिए। क्लियर इतनी बात है वो, और बल्कि आपको जानकारी दे ही देगा, कुछ दिक्कत होगी, और वहीं बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब अपने पास बढ़िया से रखिए। ठीक है, क्या है, मैं इसलिए मना करता हूँ खुद से भरने के लिए, सीखने वाली बात नहीं है। सीखने के लिए सीखना होता तो आप अभी तक सीख चुके होते। अब आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे हाउ टू फिल दिस एप्लीकेशन, कैसे उस फोटो के साइज को छोटा किया जाता है, क्या किया जाता है, ये होता है यार, ये सब करके बैठे हुए होते हैं भाई। इसलिए इसमें प्लीज मत पढ़िए। मैं चाहता हूँ आपको अपना समय का मोल समझिए, समय के मोल को समझने के लिए ही ऑनलाइन की दुकानें खुली हैं। उन लड़कों ने अपना जीवन अब बिता दिया है ना, वो ऑनलाइन ही बेचारे भर भर के पैसा कमा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उनकी मदद करिए जाकर के, 50-100 रुपए जो भी एक्स्ट्रा लेते हैं उनको दे दीजिए भैया। आपका काम तो अच्छे से कर देते हैं, कम से कम ये तो रहता है कि बेचैनी तो नहीं रहती गलत भर दिया। क्योंकि अगर फोटो गलत चिपक गई ना, तो ध्यान रखना फॉर्म रिजेक्ट है, फिर तुमने भले कितनी तैयारी करी, इसलिए होशियारी नहीं पेलना जाकर के वहां भरना। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यूट्यूब पे बेफालतू सर्च मारिए हाउ टू अप्लाई, हाउ टू फिल द फॉर्म, how to resize the photograph, how to resize the signature, how to scan this
फोटोग्राफ एंड दिस वन फ्रॉम द कैमरा ऑफ मोबाइल। ये क्या है यार, ये क्या ढकोसलाबाजी चलाते हो लोग, है ना। ये नंबर है भैया, यहाँ देख लीजिए, इनकी हेल्पलाइन है, आप इसमें जाकर के बड़े आराम से पूछ सकते हैं जो आपको पूछना होगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। कोई भी दिक्कत रहेगी तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पूछिए। देखिए, मैं तो चाहता हूँ आप मुझसे सवाल पूछें, सवाल करें, क्योंकि देखिए यही मुझे ये सब चीज़ें बताने और बोलने का मौका मिलता है। मैं खास तौर पे, कोई भी ऐसी फीमेल है जिन्हें समस्या है, आप मैसेज करिए, है ना, आप रखिए, है ना। मैं ये नंबर आपको दे रहा हूँ, आप ये नंबर लीजिए, ठीक है। ये रहा नंबर 7000, है ना। यहाँ से रुकिए, थोड़ा साफ जगह में लिख देता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी समस्या हो आप मुझे बताइए, बिल्कुल बेझिझक बताइए, इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। ये रहा 7002148802, ठीक। ये ध्यान रखिए। इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मनोज शुक्ला के नाम से आपको मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। आप मुझे फेसबुक में भी इसी नाम से सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल मिल जाऊंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप मेरी बात, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली बार, और अगले किसी उसमें तो कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे बताइए, है ना। जितना हो सके जुड़िए मुझसे, ताकि आपको भी अच्छा लगे, आप कुछ अच्छा काम कर पाएँ, प्रोडक्टिव काम। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में।